जय हिंद। तो आज हम अपना क्लास लेकर आए हैं। क्लास 10th है, भाग 1 गोधली है, जिसमें पहला गद्य खंड के पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। आपको इस चैप्टर में मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे, आंसर क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो आप निर्धर हो कि आप इसको ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइएगा। अपनी आगे कॉपी रख लीजिए और इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन नोट करना है, कौन कौन नहीं करना है, और आपको समझाते चलेंगे। तो चलिए, मैं समझने की गारंटी लिया हूं तो मैं समझा भी सकता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि आपको याद करना है पहला चैप्टर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। देखिए, कोई भी चीज़ का याद करने के लिए पहले उसको टॉपिक याद होना चाहिए। तो पहला टॉपिक दिमाग में रखिएगा कि पहला टॉपिक है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से आप पढ़ते ही पता चलेगा कि इसमें जाति के बारे में होगा और श्रम मतलब कामों के बारे में होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध है, माने कि काम को बांटना और जाति के प्रथा क्या है, एक निबंध है। कोई बोलता है ना कि इस पे निबंध हम नहीं काम करेंगे, ठीक है, तो एक प्रकार का निबंध दिमाग में रखिएगा। निबंध जब भी बड़ा आए ना, यानी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा सबसे बड़ा है, तो क्या है, एक निबंध है। ठीक है, निबंध बहुत बड़ा होता है। तो अब इसको लिखे कौन है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा को लिखे हैं भीमराव अंबेडकर। कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी लिखे हैं किनको? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। दिमाग में रखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा निबंध है और ये कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से 2 नंबर फाइन हो गया। अब यहाँ पे आइए, भीमराव अंबेडकर जी के कुछ हम जीवनी समझते हैं। उनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ। तो आपको तो याद नहीं है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए। 1891, ठीक है, 1891 समझ में आ गया। 1891 दिमाग में रखिए। 1891, 14 अप्रैल 1891। ज़्यादा नहीं, देखिए ये मतलब 2-4 का जीवनी पूछता है जो राइटर हैं, बाकी लोग का नहीं पूछता है। जैसे कि गांधी जी का हो जाएगा, इनका हो जाएगा, वीरेंद्र अग्रवाल का हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे बहुत सारे लेखक, गुरु नानक जी का पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आगे करके हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए पहले क्या है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में। तो अब की बात बता रहे हैं, ये किस परिवार में जन्म लिए थे भीमराव अम्बेडकर? पूछता नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ये भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित परिवार में। और दलित परिवार मध्य में आता है, तो मध्य के जितने मध्य जाति के लोग आते हैं, मतलब देखिए मध्य प्रदेश में मध्य जाति के लोग लिए जन्म लेते हैं, इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य जाति के थे। कौन? मध्य प्रदेश, यानी मध्य से आपको पता चलता है कि मध्य जाति कौन थी? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म भीमराव, इतना दिमाग में रखिए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश। वैसे नहीं याद है तो ऐसे समझिए, भीमराव अम्बेडकर मध्य जाति में जन्म लिए थे, और मध्य जाति से आपको याद आ जाएगा मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। 1 नंबर आपको यहाँ पे फाइन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ भी पूछता है 14 अप्रैल 1891 से महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, निधन कब हुआ? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका दिसंबर 1956 में इनका दिल्ली में जन्म हुआ, मृत्यु हुआ था। मृत्यु मतलब निधन लिखिएगा। जब भी आप लिखिएगा चीज़ का सारांश, तो यहाँ पे निधन, यहाँ पे मरण मत लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो हिंदी का सब सत्यानाश हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, निधन लिखना है और जन्म लिखना है। तो लिखेंगे दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। मृत्यु दिल्ली में हुआ था। कब? 1956 में। दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था किनका जन्म? मृत्यु भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था। जबकि जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इतना आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में आखिर वो बताए तो क्या बताएं। थोड़ा एक चीज़ आपको यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि क्या हुआ कि जब इनका जन्म हुआ और जब मध्य जब एजुकेशन प्राप्त कर लिए, यानी प्राइमरी एजुकेशन होता है, और मिडिल एजुकेशन प्राप्त कर लिए, फिर उसके बाद हाई प्राप्त कर लिए, तो हुआ क्या कि इनको एक सलाह दिए। कौन थे वो? बड़ौदा नरेश जी की सलाह से। मैं ये नहीं पूछता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। बड़ौदा नरेश जी की सलाह से कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। फिर अमेरिका पढ़ें, न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए, फिर वहाँ पर पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद वहाँ से इंग्लैंड गए। बहुत सारी इनके जीवन में तकलीफें, आगे पढ़िएगा सारांश जो एक एक करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम मतलब काम, विभाजन यानी कामों को बांटना।
श्रम यानी काम, यानी श्रम विभाजन का ही अर्थ होता है कामों को बांटना। ठीक है, अब देखिए जाति प्रथा। जाति प्रथा आप सिंपली जानते हैं कि लोग अपने अपने जातियों को लेकर इधर उधर भड़का भड़की इधर मारा पीटी करते रहते हैं, हमारा जाति है वैसा है, हम ऊंचे हम नीचे, ऐसे लोग मतलब ऐसे। इसी को लेकर जो हमारे कौन महापुरुष हैं भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में ये बता रहे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वही पूछता है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आपको निधड़ के पढ़ना है। तो आप श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में वो बता रहे हैं कि पहले लोग जब जन्म लेते हैं क्या करते हैं, जाति के नोट कर लेते हैं कि हम जाति, जन्म लेते ही उनको क्या किया जाता है, जाति के आधार पे काम को सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे कि आप समझिए, मानिए में हम छोटे जात के हैं, तो छोटे जात में कौन, छोटे कास्ट के हैं, तो पहले लोग बोलते हैं छोटे कास्ट का है तो खेत के काम करोगे, चाहे गाय है उससे चराओगे या जूता सियोगे, चाहे जो भी चीज़ है उसको लेकर वो मतलब वो बता रहे हैं कि श्रम विभाजन की जाति के आधार पे लोग इस समय काम दे रहे हैं, श्रम विभाजित कर रहे हैं कि आप अपने बड़े जाति के तो बड़े काम करिएगा, छोटे जाति के तो छोटे काम करिएगा। लेकिन ऐसा वो नहीं चाहते हैं। इसी को लेकर वो लिखे हैं कि जो विपक्षी है, हमारा जो विपक्षी है, हमारे कानों में यह बढ़ता है कि हमारा मतलब हमें जाति अपना लेकर चलना चाहिए। जाति पहले हमारा जाति यही सबसे बड़ा हमारा आधार है, उसके बाद जाति के आधार पर हमारा कौन सा काम करना चाहिए वही करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है। मानिए मैं बनिया हूँ तो मानिए मैं बनिया नहीं हूँ तो क्या मैं दुकानदार नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता जी? यहाँ पे जाति कहाँ से आ गई? हमारा काम हमारा दिमाग पे काम करता है, हमारा गुण पे काम करता है, हमारे पास कौन सा गुण है। क्या आईएएस नहीं बन सकता? छोटा जाति हूँ तो पढ़कर आईएएस नहीं बन सकता? जैसे आप देखें भीमराव अंबेडकर जी बहुत आगे बढ़ गए। तो इसमें हमारा कहने का मतलब है, इसमें यह बताया जा रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में क्या मतलब क्या बता रहे थे कि हमें जाति पे नहीं जाना चाहिए। आजकल के लोग जाति के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं जाति को लेकर कि ऊंच जाति का है नीच जाति का, लेकिन वैसा हमें नहीं करना चाहिए, इसमें ये बता रहे हैं। और फिर श्रम विभाजन बता रहे हैं कि जाति के आधार पर हम कामों को बांट रहे हैं कि आप ऊंच जाति के तो ऊंच काम करिएगा, नीच जाति के तो नीच काम करिएगा, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा विपक्षी वो हमें दिमाग देता है, भाई तुम अपना करना, हमें क्या दे रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो इसमें अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, अभी इसी वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा इसको लिख लें। तो आइए हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आपको जल्दी ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने बाकी दोस्तों को बता दें कि इस चैनल पे ऐसे क्लास किए जाते हैं और इस प्रकार से समझाया जाता है। आपको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। मतलब कि लेखक कहाँ तक अपना कहाँ तक सोच रहे हैं, किस विडंबना आय की, कौन सा विडंबना है जो बात करते हैं कि आय की विडंबना यह है। लेखक यह मतलब इसमें लिखिएगा कि लेखक उस विडंबना की बात करते हैं कि आजकल के जो लोग हैं जातिवाद के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ये उनका विडंबना है कि आगे चलकर कहीं वही जाति वही श्रम विभाजन उनका घातक ना बन जाए। ये गरीबी का कारण यही सबसे बड़ा चीज़ है कि जाति के पीछे मत भागिए, श्रम उसकी जाति के कारण श्रम विभाजन मत करिए। जो उसके स्वाभाविक बनिए, मतलब जो अपनी इच्छा उसका काम करने का मन करे, जो आईएएस बनना चाहता है तो आईएएस बने, चाहे जो बनना डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बने, उसके अनुसार उसका स्वाभाविक मतलब कार्य करने दीजिए। तो यही उनका विडंबना है कि लेखक की यह विडंबना है कि आगे चलकर लोग इस समय जातिवाद के पीछे लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच जातिवाद पे कर रहे हैं, श्रम विभाजन उसी जाति के कारण कर रहे हैं। आगे चलकर इनकी बहुत बड़ा समस्या हो सकती है, ये विडंबना की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, आपको बहुत सिंपल चीज़ में बता रहे हैं, बाकी लिखना इसे लिखिएगा तो आपको नंबर बिल्कुल देगा जी, कोई टेंशन नहीं है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी, यहाँ बोल रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। बोल रहा है, देखिए आ गया ना, अभी ना बोले कि गरीबी का कारण वही है, तो बोल रहा है कि जो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्यों है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों है? जो जाति है भारत में, लोग देखिए है क्या कि हमको बता दें कि भारत में जो है ना, भारत में लोग जाति को बहुत लेकर चलते हैं जी। इसी के कारण भारत आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हम एक तरह से देखा जाए तो लोग एक दूसरे के खिंचाता नहीं कर रहे हैं कि हम बड़े हैं, हमारा जाति ये बड़ा है, अब कुछ कर नहीं रहे हैं। जाति के पीछे भागेंगे तो हम अपना गुण समझेंगे कि हमारे में कौन सा गुण है कि हम अंबानी जी बने, कि हम क्या बने, हम अपना गुण समझेंगे तब ना। लोग जाति के पीछे भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि जाति प्रथा का बेरोजगारी यह है कि लोग जाति
जाति के कारण श्रम विभाजन कर रहे हैं और लोगों को ऊंच नीच दाब दूब कर रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे कि आपका ये काम है, ज़बरदस्ती। तो ऐसा यही मतलब क्या है, जाति का सबसे बड़ा विडंबना है। ठीक है, तो आपको अगर इसका लिखना होगा ना तो लिखिएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एक प्रत्यक्ष कारण इस ऐसे है कि इसी के कारण लोग अपनी ऊंच नीच भेदभाव के कारण ही कुछ वर्क नहीं कर पाते हैं, आगे तक नहीं बढ़ पाते, एक ही दूसरे में उलझे रहते हैं। तो कैसे होगा जी, सबसे बड़ा बेरोजगारी ये हो गया। आप और भी लिख सकते हैं आगे मिलाकर कि जातीय प्रथा, फिर आप श्रम विभाजन कर दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन, आपको इसको हम टिक करा दे रहे हैं, जो पूछता है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। बिल्कुल नहीं जी, नहीं, स्वाभाविक मतलब जो स्वयं से काम करें। अच्छा, जाति पे इस समय देख रहे हैं कि जो उच्च कास्ट के उच्च काम करेगा, नीच कास्ट के नीच काम करेगा, तो ये स्वाभाविक नहीं है। स्वयं से वर्क करेंगे तब स्वाभाविक होगा, ये समझ गए आप। तो ये स्वाभाविक नहीं है जी। कैसे हम बोल सकते हैं कि जो भारत में जो जातिवाद है वो श्रम विभाजन का स्वाभाविक नहीं है। श्रम विभाजन मतलब करेंगे स्वाभाविक रूप से, मतलब अपने मन से, तब हो सकता है। तब लिखना कि जो मतलब जाति, देखिए क्वेश्चन से हमें निकालते हैं आंसर। देखिए जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि इस समय जो मतलब जाति के कारण क्या कहते हैं श्रम विभाजन किया जा रहा है। तो कैसे स्वाभाविक हुआ, मानिए हम नीच कास्ट के हैं तो हमें नीच काम दिया जा रहा है, ऐसा थोड़ी है। हमें अपनी स्वयं चुजिए, काम को चुजने दीजिए कि हमें कौन सा काम करना है, तब ना होगा जी। तो ये आप समझ गए, इसको लिख लीजिएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक क्या कहना चाहते हैं, या जाति प्रथा में लेखक क्या कहना चाहते हैं, या आप उससे क्या सीखें। तो लिखिएगा इसको, ये मोस्ट क्वेश्चन है जी जो पूछता है एग्जाम में। देखिए, तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा में हम यह सीखें कि हमें जातिवाद के पीछे नहीं भागना चाहिए, जातिवाद के कारण हमें श्रम विभाजन नहीं करना चाहिए, हमें स्वाभाविक बनना चाहिए, हमें जो मन में जो हमें इच्छा करे वही करना चाहिए। इतना आप जोड़ कर लिखिएगा ना जी, बिल्कुल नंबर देगा, आप टेंशन ना लें। अब देखिए, अब आगे पूछ रहा है इसी में क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो बोलिएगा, लिखिएगा कि गोधली के गद्य खंड के पाठ 1 श्रम विभाजन के राइटर क्या है, कौन राइटर है, तो भीमराव अंबेडकर जी। इसमें यह बताना चाहते हैं, या इससे हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें जातिवाद से दूर रहना चाहिए, जाति के कारण हमें श्रम विभाजन नहीं करना चाहिए, हमें स्वाभाविक बनना चाहिए, हमें अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे का निंदा नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच नहीं करना चाहिए हमें। तभी हम अब क्या कर सकते हैं, अपना मतलब ओहदा ऊंचा कर सकते हैं। इसी के कारण हमारा गरीबी है। आप बहुत सारे लिखे जी, आप बहुत लिख लीजिएगा, आप समझ गए, आप लिख लीजिएगा, हमें पता है। आप उतना लिखिएगा तो कोई नहीं काट सकता है। हिंदी में आप जितना जोड़ कर लिखिए, कोई जरूरत नहीं कि किताब में टीचर आ गए ये बाबू लिख लेना, तो ऐसा नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं, आपको खुद से समझ कर लिखना, तभी आपको नंबर। देखिए, एग्ज़ाम एक तर्क है। एग्ज़ाम में आपको बताया जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, तो सोच कर ना लिखकर छाप कर लिखिएगा तो नंबर देगा, नहीं देगा। आप सोच कर लिखिए, कम लिखिए, सोच कर लिखिए, डबल नंबर देगा। तो आप समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि उन लोग को भी क्या 2 नंबर बढ़ जाए। तो ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।